मैं कराची शहर के एक बड़े अस्पताल में जॉब करता था और मेरा आबाई गांव पंजाब में था। मेरे वालिदैन तो फोत हो चुके थे और मेरे दो भाई थे जो लंदन में रहते थे, मगर इस गांव से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। मैं हर साल माह रमजान में यहाँ आता था। यहाँ बहुत से गरीब लोग रहते थे। मैं उन सब गरीब लोगों को राशन देने आता था। माह रमजान में गरीबों की मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी। इस साल मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी मेरे गांव आ रहे थे। उन्होंने अपनी ज़कात से राशन के थैले बनवाए थे और वो भी मेरे गांव वालों की मदद करना चाहते थे। हम सब लोग गाड़ी में सवार थे और गांव के करीब पहुंच चुके थे। अचानक एक औरत हमारी गाड़ी के सामने आ गई थी। मेरे दोस्त ने एकदम से ब्रेक लगाई थी। उसको ऐसे देखकर हमें डर भी लग रहा था। यहाँ के लोग अपनी औरतों के मामले में बड़े सख्त हैं। ये ना हो कि हम भी मुसीबत में आ जाएं। मैंने ये सोचकर गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया, पर फिर भी मेरे दिल में रहम आ गया। मैंने सोचा कि क्या पता ये औरत किसी मुश्किल में मुब्तला हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उस औरत के सामने खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। उसका सांस फूला हुआ था। कहने लगी, खुदा के लिए मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करो। वो सामने मेरा रिक्शा खड़ा है, उसमें मेरी बेटी है। मुझे अस्पताल जाना है। रिक्शा खराब हो गया है, वो अब चल नहीं सकता। पता नहीं इसमें तेल नहीं है या कोई और बात है, लेकिन अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ कि मुझे करीबी अस्पताल ले जाओ। मेरी बेटी पर बहुत मुश्किल वक्त आन पड़ा है। उसकी बात सुनकर मुझे शक भी हुआ कि कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ की औरतें इतनी तेज दराज लहजे में बात नहीं करती थीं। पर उस औरत ने कहा कि मुझ पर यकीन करो, मैं बड़ी मुसीबत में मुब्तला हूँ। अगर मुझे अस्पताल नहीं पहुँचाया गया तो मेरी बेटी की जान भी जा सकती है। आपकी बेटी को क्या मसला है? मैंने पूछा तो वो चीखने लगी। बोली कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है। अगर थोड़ी सी भी और देर हुई तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। उसे अस्पताल ले चलो। इतने में मेरे दोस्त भी गाड़ी से निकल आए। बोले कि ये वक्त बहस करने का नहीं है। हम लोग अपनी गाड़ी उस रिक्शे के पास ले गए। रिक्शे में वाकई एक लड़की दर्द से कराह रही थी। उसकी आवाज भी आ रही थी। मैं समझ गया कि कोई वाकई संजीदा मसला है। मैंने उस औरत की बेटी को बाहर निकालने के लिए उसी को कहा था। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब एक 10 साला बच्ची को उसने रिक्शे से निकाल कर गाड़ी में डाला था। वो बच्ची बहुत कम उम्र लग रही थी। खैर, हमने उस औरत को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया था। वो औरत मेरी गाड़ी में थी, जबकि उस औरत की बेटी को पिछले वाली सीट पर लिटाया था। मैंने उसे दोबारा पूछा कि आपकी बेटी को क्या मसला है। कहने लगी कि तुम्हें नजर नहीं आता, मेरी बेटी उम्मीद से है, उसके यहाँ विलादत होने वाली है, उसके पेट में दर्द है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी थी कि मेरी बेटी पेट से है। पता नहीं, शायद आपको समझ नहीं आई। मैं आपकी बहुत मशहूर होंगी अगर आप मेरी बेटी को गायनी वार्ड में जाकर पहुंचा दे। मैं तो उस औरत का मुंह देखने लगा था। इतनी सी बच्ची उम्मीद से है, ये औरत कहीं पागल तो नहीं हो गई, मैंने दिल में सोचा था। लेकिन क्योंकि वो कह रही थी तो सच ही कह रही होगी। कोई माँ अपनी बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी, और वो भी इतनी बड़ी बात है। मैं जब गाड़ी चलाने लगा तो दिल में सोचने लगा कि शायद इसकी बेटी जिसामत से कम उम्र लगती है, असल में बड़ी होगी और हम पर एक और इंकशाफ होगा और हमें इस औरत की मजीद मदद करना पड़ेगी। मैंने जब अस्पताल के बाहर उस औरत को उतारा तो वो रोने लगी। बोली कि बेटा, तुम बड़े अमीर लगते हो। तुमने ये भी कहा है कि तुम राशन बांटने के लिए अपने गांव जा रहे हो। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? बेटा, मैं तुम्हें बड़े मान से ये बात कह रही हूँ। खुदा के लिए मुझे मना मत करना। उस औरत की उम्र 35 से 40 साल के दरमियान होगी, पर वो मुझे बेटा कह रही थी, जबकि मेरी उम्र 25 साल थी। इससे पता चल रहा था कि वो औरत किस कदर बदहवासी में है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या मदद चाहती है। वो बोली कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को घर से लेकर इसलिए निकली थी क्योंकि इसकी हालत खराब थी। मेरे पास सिर्फ रिक्शे वाले को देने के पैसे थे। इसके अलावा तो मेरे पास कोई रकम भी नहीं थी।
मैं इस कदर मुसीबत में हूँ कि मैंने एक अजनबी पर भरोसा कर लिया। तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे हालात कितने बुरे हैं। अगर तुम चाहो तो जाकर मेरी बेटी का बिल भर दो या फिर मुझे पैसे दे दो, मैं खुद उसके बिल अदा कर दूंगी। मुझे वो औरत बहुत मजबूर लगी। मैंने कहा, आप फिक्र नहीं करें, मेरा ताल्लुक भी मेडिकल के शोबे से है। मैं आपकी बेटी के मुतल्लिक जाकर खुद बात करूंगा। और मुझे ये तो बता दे कि इतनी छोटी उम्र में आपकी बेटी ने औलाद कैसे पैदा कर ली? आप लोगों ने उसकी शादी की है या फिर कोई और मामला हुआ है? मेरी बात सुनकर वो औरत कानों को हाथ लगाने लगी। खुदा का खौफ करो बेटा, मैं इतनी पागल तो नहीं कि अपनी 10 साल बच्ची की शादी कर दूं। बस ये कुछ और मामलात हैं, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ। वरना अगर बेटी की शादी की होती तो उसके ससुराल वाले मेरे साथ आते। पर तुम मेरी बेटी की सूरत देखो, ये छोटी सी है, मासूम सी है, इसे कुछ नहीं पता। बेटा, तुम मेरी बेटी की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने देगा। उस औरत की दुआएं और नेक नियति देखकर मैं उसके साथ गाड़ी से उतर आया और उसकी बेटी को मैंने गायनी वार्ड में दाखिल करवा दिया। मैंने अपनी पहचान भी बता दी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इसी वजह से अस्पताल वालों के साथ जान पहचान बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने अस्पताल वालों से कहा कि आप इस बच्ची का इलाज कर दें, इसका जो भी मसला है वो हल किया जाए। अस्पताल वालों ने मुझे जो बात बताई वो बड़ी हैरानकुन थी। ये इंकशाफ तो मुझ पर जब हुआ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहने लगे कि आप इसकी हिमायत तो कर रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता कि ये छोटी सी बच्ची है। ये इस अमल से गुजरेगी तो इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बेहतर है कि हम इसका एक छोटा सा ऑपरेशन कर दें। बच्ची की हड्डियां बहुत नाजुक हैं, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होगा। ऑपरेशन की इजाजत देने वाला पर यहाँ पर और कोई भी नहीं था। मैंने सब कुछ अपने जिम्मे ले लिया। मेरे दोस्त मुझे मना करने लगे कि ऐसे मत करो, अगर बच्ची के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम फंस जाओगे। मगर मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड भी दे दिया। बच्ची का इलाज शुरू हो गया। मुझे तो यही बताया गया था कि वो बच्ची उम्मीद से है, पर मैं ये नहीं जानता था कि उसके यहाँ क्या पैदा हुआ, बेटा या बेटी। सच पूछें तो ये बात करते हुए अजीब लगता है, मगर हुआ ऐसा ही था। इतने में बच्ची की माँ भी आ गई। बच्ची का ऑपरेशन जारी था। आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उसके होशो हवास उड़ चुके थे। उसके चेहरे पर हैरत थी और परेशानी थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे बताएं क्या हुआ है, क्या आपने बच्ची का ऑपरेशन कर दिया? डॉक्टर कहने लगी कि बड़ी माजरत के साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। वैसे भी मुझे सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ बच्ची की माँ को बताई जाए जो उसे यहाँ लेकर आई है। उस बच्ची ने क्या जन्म दिया है ये तो हम भी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी मुझे इजाजत नहीं है। मुझे अंदेशा है कि अगर ये बात इस इलाके में फैल गई तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे मामलात में लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप इस मामले से दूर रहें और बच्ची की माँ को बुलाएं। मैं वहाँ डॉक्टर से बहस नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उस बच्ची की माँ को बुलाया और कहा कि आप डॉक्टर से खुद बात कर लें और देखें कि क्या मामला है। ये लोग मुझे कोई भी मालूमात देने को तैयार नहीं हैं। आखिर कोई वजह होगी कि ये मुझे कुछ बता नहीं रहे। आप जाकर देख आएं कि क्या बात है। वो औरत मेरे कहने पर अंदर आई। अंदर एक प्राइवेट कमरा था जहाँ पर ऑपरेशन किया गया था। मैंने बच्ची का बिल वगैरह अदा कर दिया था। अब उसके जिम्मे कुछ नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ अंदर जाकर अपनी बेटी को लाना था। मेरे दिल में तजस्सुस भी था और हैरत भी थी कि आखिर उन डॉक्टर ने मेरे पेशे के होने के बावजूद भी मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। आखिर ऐसा भी क्या पैदा हो गया जिसका मुझसे पर्दा रखा जा रहा है। कहते हैं कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, पर ये लोग मुझ पर हर बात छुपा रहे थे। लगता था उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, या फिर कोई बहुत बड़ी बात हो गई है जो ये मुझे बताना भी नहीं चाहते। अब तो मेरे दिल में गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे पेशे के होने के बावजूद इन लोगों ने मुझे इतनी बड़ी बात से दूर रखा हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता था
کہ ये बात वाकई इतनी संजीदा बात थी कि पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेगी। खैर वो औरत जिसका नाम महानूर था वो वार्ड में गई थी। जब वो बाहर आई तो उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थी। वो हवा से बाख्ता थी, जबकि उसने अपने हाथ में काले रंग की एक पोटली उठा रखी थी, ऐसे जैसे किसी बच्चे को थामा जाता है, मगर पोटली बिल्कुल बंद थी। काले रंग के कपड़े से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आपकी बेटी कहाँ है? मैंने उससे सवाल किया तो वो रोने लगी। आप मेरी बेटी को दूसरी गाड़ी में ले आइएगा। मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि मेरी बेटी के यहाँ क्या पैदा हुआ है। उस औरत की बात सुनकर मेरे जहन में कई सवाल उभरने लगे थे। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। एक इंसान के यहाँ या तो बेटा हो सकता है या बेटी पैदा हो सकती है। आखिर इतनी पर्दादारी किस बात की थी? पर वो उस वक्त बहुत जज्बाती हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं कोई बात ही ना करूं तो बेहतर होगा। अगर ऐसे मामलात में खामोशी अख्तियार की जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। मैंने उस औरत को अपनी गाड़ी में बिठाया था, जबकि उसकी बेटी हमारी राशन वाली दूसरी गाड़ी में मेरे दोस्त के साथ थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बेटा, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी हर तरह की खिदमत करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है, लेकिन मैं दोबारा अपने गांव नहीं जाना चाहती, वरना मेरे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे अपने साथ कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर और कोई मुझे जानता ना हो। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रह लूंगी। उस औरत की बात ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया था। एक और जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अभी तक हमने राशन के बैग भी नहीं बांटे थे और उस औरत ने मुझ पर एक और फरमाइश कर दी थी। फरमाइश क्या थी? उसने तो मुझसे मदद करने का कहा था, मगर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था। खैर, मैंने अपने दोस्त से कहा कि अब हम क्या करें। उसने कहा कि ये औरत बहुत ज्यादा रो रही है, हम इन्हें शहर ले चलते हैं। मैंने कहा कि यहाँ के लोगों का क्या करेंगे? अगर उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ से एक औरत को शहर लेकर जा रहे हैं तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि सामने से कुछ आदमी आते दिखाई दिए। उनके हुलिये से पता चल रहा था कि ये लोग यहीं के मकामी हैं। हमारी गाड़ी के सामने आकर ये लोग रुक गए थे। एक आदमी की आंखों में तो वाज़ेह गुस्सा नजर आ रहा था। मैं समझ गया था कि अब ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, पर हमारा कसूर क्या है? दिल में ये सोचकर मैं गाड़ी से बाहर निकला था। उनसे सलाम दुआ की, पूछा कि क्या बात है। वो कहने लगे कि आप इस औरत को यहाँ से लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि ये आपकी क्या लगती है? ये औरत तो इस गांव में शादीशुदा है, ब्याह कर आई है। मैंने सोचा कि ये लोग हम पर कोई गैरत वाला मामला लेकर आए। मैंने उन्हें सच बता दिया कि हमने तो इस औरत की मदद की है। बेटा, क्या मदद की है? एक बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा और कहा कि ये मेरी बेटी का मामला है। ये औरत जो तुम्हारे साथ बैठी है ये कोई गैर नहीं है, मैं इसका बाप हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुमने इसके साथ क्या किया है? मैं उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया था। मैं जानता था इस इलाके के बाप और भाई कितने सख्त होते हैं, मगर मौके की नजाकत को समझते हुए मुझे उसे सच्चाई बताना ही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बाबा जी, माफ कीजिएगा, पर आपकी बेटी की बेटी यानी आपकी नवासी को लेकर मेरे पास आई थी कि इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। फिर मैंने सारी बात उस बूढ़े आदमी को बता दी। उसकी आंखों में गुस्सा था, इतना शदीद गुस्सा कि वो अभी अपनी बेटी को काट फेंकेगा, उसकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर इससे पहले कि वो आदमी कोई बात करता, उसकी बेटी गाड़ी से उतर आई, अपने बाप के पांव पड़ गई, कहने लगी कि अब्बा, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है। बेटी की ये बात सुनने के बाद बाप मजीद भड़क उठा था। ये तुम कैसी बकवास कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो औरत कहने लगी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके घर क्या पैदा हुआ है, आपकी नवासी ने क्या जन्म दिया है। उसके बाद शायद आपको भी एहसास हो जाएगा कि इसमें कसूर मेरा नहीं है, कसूर आपका है। वो औरत अपने बाप को मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी और वहाँ से वो पोटली निकाल कर ले आई जो वो अस्पताल से लाई थी।
शायद उसमें उसकी औलाद थी। वो अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए बेपनाह रो रही थी। उसने फौरन वो पोटली अपने बाप के आगे खोल दी। उस बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग एक लम्हे में बदल गया था। एक रंग आता तो एक रंग चला जाता। उसकी आंखों में बेपनाह हैरत थी। बूढ़े के चेहरे से गुस्सा एकदम चला गया था। लग रहा था जैसे उसे कभी गुस्सा आया ही ना हो। वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखकर शुक्रिया कहने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी बेटी की मदद की है। और बेटा जाओ, जाकर मिठाई ले आओ। उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 2000 रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। अब मैं पत्थर का बना उसे देख रहा था। 2 मिनट पहले अगर आप भी उसका चेहरा देख लेते तो डर जाते, पर अब वो इतना खुश हो रहा था जैसे दुनिया में सबसे बड़ा खजाना उसे मिल गया हो। मैं हैरान होने लगा कि ये आदमी किस किस्म का है। थोड़ी देर पहले ये क्या बातें कर रहा था और अब ऐसी क्या चीज देख ली है कि मिठाई बांटने की बात कर रहा है। मैंने अपने दोस्त को वो पैसे दे दिए थे। बाबा जी, आप थोड़ी देर पहले तो इतना गुस्सा कर रहे थे, अब आपके चेहरे पर इतनी खुशी देखकर समझ नहीं आ रहा मैंने नेकी की है या गुनाह किया है। मेरी बात सुनकर बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और बोला, बेटे कुछ भी नहीं हुआ, बस गुनाह का कफारा अदा हो गया है। मैं इसी बात पर खुश हूँ कि मेरी आखिरत बच गई है। उस बूढ़े आदमी की बातें मेरी समझ से बाहर थीं। मेरे सर के ऊपर से वो सारी बातें गुजर रही थी। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। बेटा पहले मिठाई खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगा कि मैं पहले गुस्से में क्यों आया था, फिर मैंने क्या देखा और मिठाई क्यों मंगवाई है, पोटली में क्या है। मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, पर मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी मुश्किल के बावजूद भी मेरी बेटी की मदद की है। तुम्हें शायद यहाँ के इलाके और यहाँ की तहजीब का भी पता है। इसके बावजूद तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी बेटी की मदद की है। मैं कभी भी ये बात नहीं भूल सकता। पहले तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने ये बात कही थी। अब मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता था। सच पूछे तो मैं भी बहुत थक गया था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर चलूंगा, लेकिन आप मुझे वहां जाकर सारी बात बताएंगे। फिर मैंने राशन के बैग भी बांटने और तकसीम करने हैं। उसने कहा कि ठीक है। मैंने उसकी दावत कबूल कर ली और उसके घर चला गया। बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि पहले तुम ये पोटली देख लो कि इसमें क्या है। वो पोटली सामने ही पड़ी टोकरी में पड़ी हुई थी। उसे खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसमें एक बच्चा था जो कि ना बेटा था ना ही बेटी, बल्कि वो तीसरी नस्ल का था। लेकिन बहरहाल आंखों देखी चीज को झुटलाया नहीं जा सकता था। उसकी हकीकत क्या है बाबा जी, आप मुझे बताएं। मेरी बात सुनकर उस बूढ़े ने कहा, ये आज से 2 साल पहले की बात है बेटा। मैं उन दिनों बहुत सख्त दिल हुआ करता था। मुझे कभी किसी पर रहम नहीं आता था, और खासकर शादी में नाचने वाले ख्वाजा सराओं पर तो बिल्कुल भी नहीं। उन दिनों वो लोग हमारी शादी में नाचने आ गए। मैंने उनमें से एक के चेहरे पर सख्त थप्पड़ रसीद किया और कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, तुम बिन बुलाए मेहमान हो। तुम्हें यहाँ पर आने के लिए भी किसने कहा है? पता नहीं क्या क्या बातें मैंने उस बेचारे को बोल दी। और उसके बाद जो हुआ बेटा वो तुम्हारे सामने है। उसने हमें बद्दुआ दी थी, कहा कि खुदा तुम्हारे यहाँ हमारे जैसी औलाद पैदा करे और फिर तुम पूरे इलाके में बदनाम हो जाओ। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया था, मगर वो बद्दुआ कैसे लगी मैं ये सोच नहीं सकता था। जहाँ तक बात है गुस्सा आने की, तो मुझे इस वजह से गुस्सा आया कि पहले मैंने अपनी बेटी पर शक किया था, लेकिन जब उसने मुझे वो पोटली में मौजूद चीज दिखाई तो मैं समझ गया कि बद्दुआ पूरी हो गई है। इसीलिए मैं खुश हो गया कि हमें इस गुनाह की सजा इस दुनिया में मिल गई है। ये ज्यादा बेहतर है बजाय कि इंसान को अल्लाह ताला दुनिया में ढील दे दे और आखिरत में उसे सजा दे। और मेरी पोती के साथ किसी ने ज्यादती की थी। हमारा मुजरिम तो जेल में जा चुका है, वो सजा काट रहा है, मगर मैं अपनी पोती का नाजायज बच्चा मार देने वाला था। मगर तीसरी जींस को देखकर मुझे उस ख्वाजा सरा की बद्दुआ याद आ गई। बस बेटा इतनी सी बात है। बाकी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने बड़ेपन का मुजाहरा किया है।
बद दुआ की ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। गांव में इसी तरह के वाकयात होते रहते हैं। खैर, हम दोस्त उनका शुक्रिया अदा करके अपने आबाई गांव राशन बांटने के लिए आ गए थे, मगर ये वाकया ऐसा था कि जिसे मैं सारी जिंदगी भुला नहीं पाऊंगा।